प्रोपेगेंडा की हद तक नहीं, हकीकी मायनों में जो है वो काम कर रहा है। और वो उसका मकसद ये है कि हम यहाँ पे जो शहरों को जो उनके जायज़ हुकूक हैं वो उनको दें। और सबसे बड़ा मैंने कहा कि सेहत की सहूलियात जो है वो सिंध के लोगों को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट दी जा रही है। बाकी सूबों में रोज़ आप देखते हैं कि जी कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ पे नई स्कीम शुरू की गई है। जो स्कीम आज शुरू कर रहे हैं वो हम आज से 5 साल 8 साल पहले वो हमारे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। हम वो काफ़ी चीज़ों में सेहत की सहूलियत मैंने कहा हम इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट है। मैं कल सुन रहा था कि कोई साहब फरमा रहे थे कि एम्बुलेंस किसी और ने शुरू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली सूबा सिंध में सिर्फ 2 एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त जो एयरपोर्ट जो आपको पता है वफाकी हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल है। 2 ही एयरपोर्ट जो है वो सिंध में इस वक्त फंक्शनल है, एक कराची का एयरपोर्ट, एक सखर का एयरपोर्ट। सखर कराची के दरमियान एयर एम्बुलेंस सर्विस बहुत अर्सा पहले सिंध हुकूमत ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो जो भी वहाँ अपर सिंध के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एमरजेंसी में अगर कराची जाना होता है तो उनको हम अपने एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनको सहूलियात करें। तो ये कि सारे लोग शायद उनके जो लीडरान हैं उनको ब्रीफिंग सही नहीं होती और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ये काम काफ़ी पहले ही शुरू कर चुकी है। और सिंध हुकूमत का हमेशा ये तरजीह रही है कि हम आवाम को वो रिलीफ दें, क्योंकि हम वाहिद पीपल्स पार्टी जो हकीकी मायने में आवाम के वोट लेकर सामने आती है। हम किसी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आते, हम किसी से मिन्नतें तरले कर इक़्तिदार में नहीं आते, हम आवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं। तो आवाम की वो खिदमत करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं, वो अपनी उसकी जिम्मेदारी समझते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं। और इसलिए ही हर इंतखाबात में 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई में तो पीपल्स पार्टी को जितनी सीटें बाद 2013 में सीटों में इजाफा हुआ, 2018 में सीटों में इजाफा हुआ, 2024 में सीटों में इजाफा हुआ। तो पीपल्स पार्टी अपनी मकसद को कर रही है, क्योंकि लोग सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग समझदार हैं और वो देखते हैं कि हर मुश्किल हालात उनके साथ खड़ा कौन होता है। अगर फ्लड्स की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर और क्लेमिटी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। अगर मुल्क में कोई बहरान आया हुआ होता है, अगर कोई ज़राअत के हिसाब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बहरान में किसानों की खड़ी होती है। इस साल भी 20 अरब रखे हैं कि काश्त के लिए हम किसानों को मुफ्त में जो है वो DAP दें, ताकि मुफ्त में उनको हम इनकरेज करें तुमको पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी किस्म की फूड शॉर्टेज ना हो। थरकोल का जो प्रोजेक्ट है $1 अरब से ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने थरकोल के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए और पूरी दुनिया ने देखा है। और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो कहीं और नहीं देख रहा। पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो मुआशी माहिरीन हो, चाहे वो बिजली की सहूलियात जो बिजली के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, आज इस नतीजे में पहुँचे कि अगर सस्ते में सस्ती बिजली कहीं पे प्रोड्यूस हो सकती है तो वो कोयले से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थर पार्कर में बेतहाशा ज़खायर कोयले के मौजूद है और हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख्वाब देखा था कि हम थर से कोयला निकालें ताकि हमें ये अपना कोयला इंपोर्ट ना करना पड़े, हम अपनी बिजली को सस्ती कर सकें। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को आगे लेके गए और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में फिर इस थर के कोयले से जो बिजली बनाई गई, जिसमें फिर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब दोनों ने दिन रात मेहनत करके उस थर पार्कर से वो कोयला निकाला और आज वो कोयला 3,500 से ज़ायद जो है मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है उस कोयले की वजह से। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है नजरें हैं वो थर पार्कर के कोयले पे है। तो अब आपके पूरे मुल्क को हमारे वो कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये सारे जो मुआशी इनकलाबात हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए। और पाकिस्तान के दिफाई जो इनकलाब थे, चाहे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना हो या पाकिस्तान को जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी देना हो, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ और मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के साथ इस मुल्क को वो चीज़ें दी
जो कि हम उसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि क्योंकि मुल्क हमारी मिट्टी है, मुल्क हमारी माँ है। तो इस मुल्क के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, इसकी मिसाल और कोई नहीं मिलती। बाकी जितनी भी जमातें हैं, उनको आप उनके टेन्यूर्स उठा के देख लें, उनकी सोच उठा के देख लें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी इलाके तक महदूद होंगी या अपने ज़ाती मफादात तक महदूद होंगी। हालांकि जब मैंने कहा कि थरपारकर के कोयले से $1 बिलियन सिंध हुकूमत ने खर्चा किया है, सिर्फ थरपारकर कोयला निकालने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, जो वहाँ पानी पहुँचाया है, ये डायरेक्टली सिंध हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा उस कोयले का। उस कोयले के बाद जो बिजली पैदा होती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। कुछ सिंध सूबे में नहीं चल रही होती वो बिजली, नेशनल ग्रिड में जा रही होती है। तो नेशनल ग्रिड में वो पूरे पाकिस्तान का मसला था। हालांकि सिंध हुकूमत कहती है कि अगर हम $1 बिलियन लगा रहे हैं तो हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे, हम क्यों लगाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हमारे मुल्क का मसला था, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का मसला था। जो पाकिस्तान का मसला था वो हमारा मसला है, क्योंकि हम सब, और ये वाहिद जमात है जो चारों सूबों में, जो गिलगित में, जो कश्मीर में अपने रूट्स रखती है। पाकिस्तान में एक भी ऐसी जमात नहीं है जो चारों सूबों में उस तरीके से उसकी मौजूदगी हो और चारों सूबे में जो जमात जो है वो पब्लिक तक इस हद तक पेनिट्रेशन रखती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वफाक की जमात हैं, हम वफाक की सोच रखते हैं और वफाक को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरह के काम किया और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत जो है वो अपनी मिसाल आप है कि जिस तरीके से हमने तरक्याती काम किए हैं। मैंने फिर कहा कि हम इश्तिहारी मुहिमों तक नहीं हैं, हम उसको सिर्फ प्रोजेक्ट करने या गिनवाने तक नहीं है, लेकिन हम वो काम करें जो कि लोगों के लिए फ़ायदा हो, जिसमें लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके। तो इसीलिए ही सिंध हुकूमत जो है वो दिन रात काम कर रही हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिजली से रिलेटेड हो, चाहे आपको विंड कॉरिडोर्स हों, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मिसाल, अपनी मिसाल आप हैं। इसके मुकाबले में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी सूबे में इस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जगह पे वो काम किया। और आइंदा भी कराची के लिए, जो कराची के इशूज़ हैं, उसको हम मानते हैं कि कराची में अभी तक चैलेंजेस हैं, कराची में इशूज़ हैं, लेकिन कराची के इशूज़ को एड्रेस करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली रोज़ाना मीटिंगें करते हैं, रोज़ाना उन इशूज़ पे को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और पूरी हमारी टीम जो है और लोकल गवर्नमेंट की टीम भी है वो भी काम करे। आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट का भी अगर निज़ाम मौजूद है तो वो सूबा सिंध में मौजूद है, जहाँ पे मेयर्स मौजूद हैं, जहाँ पे इस तरह के पूरे यूनियन काउंसिल तक जो है वो अवामी नुमाइंदगान मौजूद है। लेकिन बाकी सूबों में शायद शिकस्त के खौफ से, शिकस्त के डर से और इंतखाबात में अपनी शिकस्त को जानते हुए उन्होंने अभी तक इंतखाबात नहीं कराए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बेशतर उनको बेतहाशा दफ़ा कहा है कि इलेक्शंस कराएं, बल्कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही होती है। उनको पता है, वो खौफ है पब्लिक को, वो इस तरीके से अपने पावर्स मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जानबूझकर उन सूबों में बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाते, जबकि सिंध सूबा वो है जिसने वो बलदियाती इंतखाबात कराए। और ये जानते हुए भी कि हमें पता था कि जी हमारे उसमें अक्सीरियत है, हमने कभी कोई खौफ नहीं रखा, क्योंकि हमें पता था कि अवाम ने वोट देने और अवाम ने अपनी मर्ज़ी से वोट देने हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बलदियाती इंतखाबात से भागी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी। आपने देखा कि कराची में जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बलदियाती इंतखाबात से भागी, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बलदियाती इंतखाबात कि बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करते हैं। हालांकि इख्तियारात हमने दिए हैं और अगर मज़ीद भी इख्तियारात देने पड़े तो सिंध हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। जहाँ पे हम समझेंगे कि ज़रूरी तरामीम करनी होंगी वो हम तरामीम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस शिकस्त के खौफ से इलेक्शन का बॉयकॉट किया और आखिरी रात तक उन्होंने जो है पहले कहा कि हम नुमाइंदे खड़े करेंगे, फिर बोले नुमाइंदे नहीं खड़े करते, तो उन्होंने बॉयकॉट किया। और कराची का आज मैं कहता हूँ कि कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी ज़िम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो KMC से भी तनख्वाह ले रहा था। जब मैं बलदियाती लोकल गवर्नमेंट का मैं मिनिस्टर बना तो हमने उस वक्त उनकी सिंध बैंक के ज़रिए सबकी बायोमेट्रिक्स कराना शुरू की। जब बायोमेट्रिक्स शुरू की तो हज़ारों इस तरह के मुलाजमिन निकले जो डुप्लीकेट सैलरी ले रहे थे। MQM की राब्ता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राब्ता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें MQM ने इस तरीके से इस शहर को
ख़राब करने की कोशिश की। फिर जिस तरीके से यहाँ पे जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, सारे एमक्यूएम के लीडर मिलेंगे आपको। एमक्यूएम के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब एमक्यूएम की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, यहाँ पे कारोबार यहाँ से शिफ्ट किया गया। एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोग्राम किया गया जिससे सिंध से इंडस्ट्रीज़ को, सिंध से सनतों को यहाँ से लोगों ने डर में, खौफ में बाहर मुनक़द किया, बाहर मुंतकिल किया। क्यों किया? दूसरे सूबों में चले गए, दूसरे इलाकों में चले गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हफ्ता जो हड़ताल चलती है, 10-10 दिन का सोग चल रहा होता है, दुकानें खोलने नहीं दी जाती। और जब भी एक खौफ का आलम था, लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियाँ चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद, किसी एक की जान किसी को शहीद करके फिर पूरी मार्केटें बंद। तो इस तरीके से खौफ का आलम था। उस खौफ के आलम से इस कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ख़त्म किया। उसमें वफाकी इदारों का भी उसमें रोल था, उनकी भी मदद शामिल थी। हमारे पास सिंध पुलिस ने, सिंध रेंजर्स ने, इन्होंने मिलकर जो है वो कराची में ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो है कराची में अमन आया। और उस ऑपरेशन नतीजे में भी अगर आपको याद हो, हमारे कराची के मीडिया वाले खड़े हुए हैं कि बेशतर ऐसे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जो कि सेम टाइम में पता चला जी वाटर बोर्ड के मुलाजमीन हैं। वो टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए जो कि KMC से तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये सारा माहौल साफ़ करने में ज़ाहिर है टाइम लगता है और हुकूमत जो है वो सारे माहौल को साफ़ करने में संजीदा है। तो वो हमारी जो यहाँ पे दोस्त एमक्यूएम वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेज आज मीडिया के पास मौजूद है और फिर वो डिफेंड कर रहे होते। एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई, बोरी बंद लाशें उठाई, लोगों की लाशें मिलती थी। और ये नहीं कि ये लोग कंडेम करते, ये लोग टीवी चैनल्स पे आके उसको डिफेंड कर रहे होते थे, जी रिएक्शन तो आएगा, हमारे वर्कर को शहीद कर देगा, रिएक्शन तो आएगा। तो ये वो सारी जमातें, ये वो सारे लीडरान हैं एमक्यूएम के जो कि अल्ताफ़ हुसैन की उस कत्ल गारत में उसके शरीक थे, उसके साथ जो है उसको उसके यसमैन थे। और आज जो अब वो अल्ताफ़ हुसैन को कि अपनी हरकतों की वजह से उस पर जब बैन लगा और उसकी तंजीम में बैन लगा, तो इन लोगों ने फिर जो है अपनी वफादारियाँ तब्दील की और अपने लिए इन्होंने सेफ एग्जिट्स शुरू किए। तो ये वो जमातें हैं जो यहाँ पे नफ़रत की सियासतें करती हैं, ये वो जमातें हैं जो कि अपने सूबे को बदनाम करती, रोज़ अपने सूबे के खिलाफ बात करना और अपने सूबे के लिए प्रोपेगेंडास करना, ये अपने सूबे के लिए कहते हैं। आपको अपने अगर कहीं इशूज़ भी होते हैं तो जैसा घर का इशू होता है, घर के इशू को बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है कि बाहर से जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके गैर मुल्की आते हैं, उनको आप एक सेफ पैसेज दें। कराची आज भी वो शहर है जिसके टैक्स से पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। कराची पूरे मुल्क की मुआशी शहरग है और इसकी तरक्की हम सब की ज़िम्मेदारी है। कराची को कामयाब बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है और कराची के मसाइल हल करना सबसे पहले हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत के बाद जितने भी जहाँ शहरी रह रहे हैं उन सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, जो कि हुकूमत दिन रात मेहनत करके कर रही है। और आप देखेंगे कि चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के बावजूद हम उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इक़्तिदार में आने का। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अवाम की नुमाइंदगी, अवाम के वोट। अच्छा सर, आपने जिस सारी गवर्नेंस का जिक्र किया, एमक्यूएम और दीगर वज़ीर आज़म की काबीना के दीगर अरकान भी मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि सूबा बनना चाहिए और ख़ास तौर पे उनका सारा अदब सिंध की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्यों नहीं बात करती कि उनके कैबिनेट मेंबर इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं? देखें, वफाकी हुकूमत से जो हमारे एतराज़ात हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोल चुके हैं। सूबे बनने के बारे में पीपल्स पार्टी